नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। और आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे 3 राज्यों में आए चुनाव परिणाम की। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजों से उत्साहित अब बीजेपी लोकसभा के साथ ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव करवाए जाने की संभावनाओं को तलाश रही है। अगले साल अप्रैल और मई में लोकसभा के चुनाव होने प्रस्तावित हैं, जबकि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल अगले साल ही अक्टूबर में पूरा हो रहा है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में एक पत्रकार वार्ता के दौरान इसके संकेत भी दिए हैं, लेकिन उन्होंने गेंद हाईकमान और केंद्रीय चुनाव आयोग के पाले में डाली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर केंद्रीय चुनाव समिति और केंद्रीय चुनाव आयोग ये चाहेगा तो हरियाणा विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ ही करवाए जा सकते हैं। हम तैयार हैं। अब सवाल यह है कि लोकसभा के साथ हरियाणा विधानसभा के चुनाव की कितनी संभावना है। एक साथ अगर चुनाव होते हैं तो क्या समीकरण बनेंगे, और समीकरण क्या बीजेपी और जेजेपी का एक साथ चुनाव लड़ने का बनेगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। प्रकार से ये परिणाम आए हैं तो ऐसा माना जा, ऐसी चर्चाएं चल रही है कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव हो सकते हैं। ऐसा कुछ है सर, या समय पर ही करवाने की तैयारी? हम हर बात के लिए तैयार हैं। जैसे देश भर में एक मुहिम चलाई गई है कि चुनाव सब एक समय पर हो जाए, लेकिन चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम है इसमें, लोकसभा और उसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो होता है उसमें परिवर्तन करना, चुनाव आयोग के साथ बातचीत करना, तब तो सारे देश में संभव होता है। लेकिन हमारा चुनाव चूंकि नजदीक है, इसलिए अगर केंद्रीय नेतृत्व और चुनाव आयोग एक साथ कराएंगे तो हम तैयार हैं। नहीं कराएंगे, अलग अलग समय पर कराएंगे तो 4 महीने का अंतर उस हिसाब से कराएंगे। गठबंधन को लेकर भी क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक बार फिर से सोच सकती है? देखिए, नीतिगत विषय जो होते हैं वो समय पर जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से किए जाते हैं। आखिर हमारा गठबंधन कोई चुनाव से पहले तो नहीं था, आवश्यकता पड़ी थी तो हमने चुनाव के बाद गठबंधन किया था। आवश्यकताएं कैसी होंगी, ये नीतिगत निर्णय जब होंगे तब आपको बता देगा। देखिए, जजपा के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं, पार्टियों का कोई गठबंधन नहीं। हमारा गठबंधन सरकार के लिए है। जजपा ने अकेले चुनाव लड़ा, शायद उसने हमारे पास कितने आरोप लगाए होंगे। हमने अकेले चुनाव लड़ा, सर हम भी कुछ बोल रहे होंगे। लेकिन जब सरकार जब चुनाव जीत गए तो उसके पास हमारे बाद पूर्ण बहुमत नहीं था, उनके पास भी नहीं था। तो हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम पे उन्होंने हमें समर्थन दिया और हमने सरकार बनाई और वो भी सरकार में शामिल हैं। तो हमारा सरकार बनाने का गठबंधन है, चुनाव लड़ने का गठबंधन नहीं है। चुनाव लड़ने का अगर गठबंधन होगा तो वो हमारी लीडरशिप फैसला करेगी, वो आज तक नहीं है। आने वाले टाइम में क्या होगा वो तो वही बता सकते। आप क्या कहते हैं कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन रहेगा? ऑलरेडी हम एनडीए के पार्ट हैं, हरियाणा में मिलकर के सरकार चला रहे हैं, तो दूसरी बात हमें करनी नहीं चाहिए। चारों प्रदेशों की पर यहां पर देखिए, एक तो पहला ये कि इस बात के संकेत दिए मुख्यमंत्री ने कि अगर ऐसा केंद्रीय चुनाव आयोग या फिर अगर अब प्रदेश के अंदर अगर ये चाहा जाएगा तो फिर इस तरह से जो चुनाव हैं वो हो सकते हैं। लेकिन दूसरा ये है कि जो गठबंधन है उसको लेकर के जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल का जवाब ये होता है कि भाई देखिए, इसका जो फैसला है वो वक्त आने पर होगा। यानी कि अब जब चुनाव की तारीखें नज़दीक आ जाएंगी या तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये जो चुनाव हैं वो क्या गठबंधन के साथ लड़े जाएंगे या फिर इसके कुछ और भी आप देख सकते हैं कि जो रास्ते हैं वो खोजे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद इसकी सुगबुगाहट तेज है और अब इसका आगे इंपैक्ट क्या होगा, इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, स्वागत है आपका। दीपकमल सारन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपकमल सारन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। केवल ढींगरा जी, आपका भी स्वागत है। और विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी स्वागत है। प्रवीण जी, हिसार पहुंचे थे मुख्यमंत्री, जो सवाल वहां पर पत्रकारों ने पूछा वो सवाल लगातार कई बार पूछा भी गया और उन्होंने भी वही बात कही कि अब अगर ऐसा चाहेगा केंद्रीय चुनाव आयोग या ऐसे कुछ समीकरण बनते हैं तो वो समय पर भी हो सकता है। हम तैयार हैं इन सारी चीजों के लिए, लेकिन अगर साथ में चुनाव होते हैं तो फिर क्या गठबंधन में जाएंगे, ये सवाल है। और दूसरा ये है कि साथ में चुनाव होने की कितनी संभावना है, ये मैं आपसे भी जानना चाहता हूं। प्रवीण जी, देखिए, ऐसा आयुष भाई, साथ में चुनाव होने की संभावनाओं के बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और चुनाव आयोग वो तय करते हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व ये बात तय करेगा तो हरियाणा का यूनिट तैयार है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं। और आयुष भाई देखिए, समझने वाली चीज ये है कि चाहे चुनाव एक साथ हो चाहे चुनाव अलग अलग हो,
हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें और विधानसभा में 30 हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी लगाएगी, ये स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है। जिस तरह से हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार चलाई, जिस पारदर्शी तरीके से सरकार चलाई, गरीब और वंचित को उसका हक दिया, गरीब लोगों के मन में यह भाव पैदा किया कि सरकार गरीब आदमी की सरकार है, और जिस तरह से कायाकल्प किया हरियाणा का, वो एक स्पष्ट इशारा है कि चाहे चुनाव अलग अलग हो, चाहे चुनाव एक साथ हो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार बनेगी। हालांकि हमारे विरोधी मित्र जो है उन्होंने बहुत प्रयास किया, झूठ का नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया, तरह तरह के झूठ बोलने की कोशिश हुई, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते हैं, जनता से संवाद करते हैं, तो जनता बड़े स्पष्ट तौर पे ये बात बताती है कि हरियाणा के अंदर पहली बार एक ऐसी सरकार देखी है जो आम आदमी की बात सुनती है, गरीब की बात सुनती है, उसको उसका हक देती है। किसी क्षेत्र की बात करें आयुष भाई, जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, विशेष तौर पे गरीब और वंचितों के लिए जो बदलाव किए हैं, छोटे से उदाहरण देके बात करूंगा। जैसे सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में जैसे आय सीमा 2 लाख रुपए थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बढ़ा के उसको 3 लाख रुपए कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो सरकार से पेंशन ले रहे थे, उन पेंशन के लाभार्थियों की संख्या के अंदर लगभग 10 लाख का इजाफा हुआ। मतलब जो पेंशन के लाभार्थी 21.82 लाख थे, वो जैसे आय सीमा बढ़ा के 3 लाख की, तो उनकी संख्या 30.34 लाख हो गई। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ देना, ये निश्चित किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। बीपीएल परिवार जो है, गरीब परिवार, उनकी आय सीमा थी 1,20,000 रुपया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आय सीमा को बढ़ा के कर दिया 1,80,000 रुपया। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो बीपीएल परिवारों से संबंधित योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। और सबसे बड़ी बात, जो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, जिसके लिए चर्चित था ये हरियाणा प्रदेश, मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन प्रवीण जी एक सवाल है मेरे जहन में। अब चूंकि 2 राज्य हमको दिखते हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर आपके पास तो चेहरे के तौर पर सिर्फ नरेंद्र मोदी थे। एक राज्य ऐसा जहां पर आप लोग 18 साल से सरकार चला रहे थे, शिवराज जी को भले ही आप लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन एक चेहरा तो था आपके पास वहां पर, वो क्योंकि वो मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं वहां के। मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जहां पर एक राज्य में आपके पास चेहरा था, मोदी का जो फैक्टर मिला, तो वहां तो आपकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई। दूसरी जगहों पर जहां पर आपने ये कहा कि आपके पास चेहरा सिर्फ मोदी है, मोदी की गारंटी है, वहां पर आप लोग सत्ता में वापस आ गए। क्या उस चीज को कहीं हरियाणा में भी इंप्लीमेंट करने की वजह से ये चर्चा ज्यादा है कि विधानसभा लोकसभा एक साथ हो जाए? देखिए, ऐसा है आयुष भाई, जो बात आपने कही उसी बात को हम हरियाणा पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, लेकिन जो तर्क आपने दिया कि माननीय मोदी जी और स्थानीय नेतृत्व शिवराज चौहान जी, जब दोनों मिले तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, तो यही स्थिति हरियाणा में हो। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाएगी, क्योंकि देखिए मोदी जी हमारा सौभाग्य, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पिछली बार मुझे याद है आप लोगों ने 75 पार की बात कही थी, उसके बाद फिर आप लोग गठबंधन के साथ सरकार बना पाए, तो क्या वो चीज दोहराने के लिए कहीं इस फॉर्मूले पर विचार हो रहा है? नहीं, देखिए आयुष भाई, पहले तो एक चीज को समझना पड़ेगा। जब ये बात आती है कि पिछली बार 75 पार कहा था, लेकिन हमें समर्थन लेके सरकार चलानी पड़ी, लेकिन उसके दूसरे पक्ष को भी देखना पड़ेगा आयुष भाई। मतलब 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं 33% मत। 5 साल मनोहर लाल जी सरकार चलाते हैं, 2019 का चुनाव होता है तो हमारा वोट बढ़ जाता है, जो 33% था वो 36.5% हो गया। और ये हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ था आयुष भाई। किसी भी नेता ने या किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 साल सरकार चलाई हो और दोबारा वो चुनाव में गया हो तो पहले से ज्यादा वोट बढ़ के आए, हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ था। वो बात अलग है कि जब वोट डलता है तो कई स्थानीय इक्वेशन इस तरह से बनते हैं, मतलब वोट कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं, वोट का जो कास्टिंग सिस्टम ऐसा हो जाता है कि वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, लेकिन वोट हमारा पहले से बढ़ के आया था। लेकिन एक बात को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा जिस चीज से त्रस्त था, सबसे बड़ी बात है कि हुड्डा साहब की 10 साल की अगर आप सरकार को देखेंगे, वो हरियाणा के इतिहास का एक काला अध्याय था। जिस तरह से किसानों की जमीनों की लूट हुई, जिस तरह से युवाओं की नौकरियों की लूट हुई, जिस तरह से हरियाणा के संसाधनों की बंदरबांट हुई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता में आते ही हरियाणा की जनता को एक राहत दी। हरियाणा की जनता के मन में एक भाव पैदा किया कि सरकार आपकी अपनी सरकार है। पहले सरकार किनकी होती थी? जो सत्ता के नजदीक होते थे, जो सत्ता के चहेते होते थे, उन्हीं को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता था।
पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात को स्थापित किया और करके दिखाया कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिलेगा, गरीब व्यक्ति को मिलेगा, वंचित को मिलेगा, और वो कर हुआ हरियाणा के अंदर। ढींगरा जी, ठीक है ढींगरा जी, बीजेपी के पास तो दोनों फॉर्मूले हैं। अगर 1+1 कर लें हम लोग कि भाई चलिए मोदी जी भी मिल गए, खट्टर साहब भी मिल गए, तो फिर उनका ये मानना है कि अभी जो 3 राज्यों में परिणाम आए हैं वैसा हरियाणा में हो जाएगा। 1-1 भी कर लेंगे तब भी उनका ये कहना है कि हमने काम ऐसा किया है कि हम वापसी कर जाएंगे। कुछ प्रदेशों का एग्जाम्पल भी वो दे रहे हैं कि आप देखिए हम काम कर सारे, क्योंकि मोदी तो वहां पर भी रहेंगे। कैसे देखते हैं आप लोग की तैयारी क्या है? अगर साथ में होते हैं चुनाव तो कांग्रेस कितना तैयार है, अलग अलग होते हैं चुनाव तो कांग्रेस कितना तैयार है? केवल ढींगरा जी। देखिए, कांग्रेस दोनों टाइम पे तैयार है, चाहे इकट्ठे करा लें चाहे अलग करा लें। अब इसका मैं समीकरण भी आपको बता देता हूं। ये जो अब बंदर बांट और लूटपाट की बात कर रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं। ये 9 साल के अंदर बंदर बांट और लूटपाट जो इस सरकार ने की है, बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने की है, वो तो पूरे जग को मालूम है, पूरे हरियाणा को मालूम है। और मैं आपको इसका उदाहरण भी दे देता हूं। जिस तरीके से चावल घोटाला हुआ, बिजली मीटर खरीद घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, माइनिंग घोटाला हुआ, इस तरह से बहुत सारे घोटाले हैं जिनकी एक फेयर लिस्ट और लंबी लिस्ट है जिसपे, और 3 बार हरियाणा जला, 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुआ, माथे और छाती पे गोलियां चलाई। और पहली बार हरियाणा बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस ने गोलियां चलाई और लगातार गोलियां से 100 से ज्यादा आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए। इसी सरकार के अंदर कृषि कानून, 3 काले कानून लाए गए मोदी और खट्टर साहब की सरकार में। 750 किसान शहादत कर गए और उनके ऊपर लाठियां भांजी गई, उनके ऊपर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए। तो ढींगरा साहब, किसान तो पूरे देश भर से जुटे थे ना? ढींगरा साहब, किसान तो पूरे देश भर से जुटे थे। अभी तो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए, वहां तो किसान आपके साथ नहीं आया। आपके साथ किसान तो वहां खड़ा नहीं हुआ, राजस्थान का किसान नहीं था। हरियाणा की बात कर रहे हैं ना, मैं यही तो कह रहा हूं भाई, किसान तो पूरे देश का था ना। आप लोग भी तो कहते थे पूरे देश का किसान एकत्रित हो गया है भाई यहाँ पर। देश का किसान और हरियाणा का किसान कोई अलग अलग नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना। तो जब वो देश के किसानों में से उन राज्यों के किसानों ने आपके इन कृषि कानूनों को लेकर के, उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि उनको सत्ता से बेदखल कर दिया वहां पर, तो मतलब ये है कि वो इनकी नीतियों से खुश हैं, इसका मतलब। आयुष भाई, मैं तो इनकी कुरीतियां गिना रहा हूं जो इन्होंने काम किए। ये हमें बंदर बांट और ये कह रहे हैं, असल में तो इन्होंने किया काम। और मैं आपको एक और तो यहाँ के किसानों का भरोसा आप कैसे जीतेंगे? चलिए हरियाणा की बात करते हैं, कैसे जीतेंगे? अभी वहां 3 राज्यों में तो देखिए चुनाव में उन्होंने बता दिया कि भाई कांग्रेस पर भरोसा नहीं है उनको। देखिए, नहीं, इनके कहने से थोड़ी होगा। अरे जनता ने तो कहा ना भाई, जनता ने तो कहा। हरियाणा की प्रवीण जी तो कहते ही थे, हर चर्चा में कहते थे, लेकिन अभी तो जनता ने भी वहां पर कह दिया ना। अभी तो हाल की बात है बिल्कुल। ढींगरा साहब, आयुष भाई सुन तो लो, आप मेरे को बोलने तो दो। मैं ये कह रहा हूं, हरियाणा की जनता हमारे साथ खड़ी है। हरियाणा की जनता ने 15 से 31 सीट दी हमको, इनकी 47 से 40 कर दी। और मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं, अब के जो हाल होगा, जो इन्होंने अब की बार जो 2019 की सरकार चलाई है, उसमें वो आदमी साथ मिले जिन्होंने ये कहा था कि हम तो बीजेपी को यमुना पार पुशा करके आएंगे, और वही लोग इनके। अब ढींगरा जी, मैं एक सवाल पूछूंगा, आप कहेंगे कि आप मैं टोक रहा हूं। आप सुनिए ना मेरी बात भी तो पूरी होने दें। नहीं, मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ऐड कर लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं ढींगरा साहब, आपने कहा आप विपक्ष के तौर पर हैं, आपको अपनी बात उठाइए, आपको तो उठाना है भाई, ये बात तो आप रखेंगे जनता के बीच में। अगर उधर से मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा कि भाई ये हमारी गारंटी है, फिर क्या करेंगे आप? हाँ, तो मोदी जी की गारंटी पे बताता हूँ। 2 करोड़ रोजगार हर साल दे रहे थे, आज 9 साल हो गए, 18 करोड़ रोजगार उस गारंटी में मिले क्या लोगों को? तो मध्य प्रदेश के लोगों ने यह सवाल नहीं पूछा क्या मोदी जी से? राजस्थान के लोगों ने भी तो यह सवाल पूछा होगा ना, लेकिन मोदी की गारंटी पर भरोसा कर लिया वहां के जनता ने। आयुष भाई, अब तो गारंटी भी नहीं मान रहे आप। आइए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं मोदी जी से थोड़ी पूछ रहा हूँ, मोदी जी का जवाब तो कोई है ही नहीं। अरे तो जनता की बात कर रहा हूं ना मैं भाई, जनता नहीं मान रही ना आपकी बात। वो कह रही ठीक है, आपने कहा उन्होंने 2 करोड़ कहे थे, 2 करोड़ नहीं दिए, लेकिन फिर भी वो मोदी जी की गारंटी पर भरोसा कर रहे हैं। जनता तो कर रही है, दिख रहा है भाई। आपको उस पर भी आता हूं, वोट कितनी मिली इनको, ये बात अलग है, मैं वो भी बताता हूं आपको। मैं गारंटियों की बात कर रहा हूं। गारंटी जो थी इनकी सब फेलियर थी, चाहे वो मोदी जी की थी, चाहे खट्टर साहब की थी। अगर इन्होंने ओपीएस की जो कर्मचारियों को चाहिए, इन्होंने नहीं दिया। अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट चाहिए तो इन्होंने नहीं दी। अगर इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था, नहीं दिया। किसानों के ऊपर 3 काले कानून अलग से थोपे, और बिजनेसमैन को जीएसटी के अनर्गल अमाउंटें लेके लूटने का काम किया। ये बता रहा हूं मैं आपको। और सुन लीजिए, इसके साथ साथ ये जो इलेक्शन हुआ है, अब इसकी बात कर लेता हूं। ये 5 स्टेटों में चुनाव हुआ, तेलंगाना में भी हुआ और मिजोरम में भी हुआ, ये 3 गिनते हैं।
और ये बात पता क्या कहते हैं मोदी जी, हैट्रिक कर दिया हमने। भाई साहब, हैट्रिक उसको कहते हैं एक बार जीतने के बाद दूसरी बार जीता हो, दूसरी बार जीतने के बाद तीसरी बार जीता हो, उसको हैट्रिक कहते हैं। हैट्रिक कौन सा है? एक बार जीतने के बाद दूसरा बार जीता हो तो बताओ तो कौन सी स्टेट है वो? मध्य प्रदेश में पिछली बार हमारी सरकार आई थी, इन्होंने उसको तोड़ करके दोबारा से बनाया। तो अरे भैया, तोड़ने के बाद इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हुए 23 सीटों पर, 23 सीटों पर ढींगरा साहब, सिंधिया जी जो अपने कैंडिडेट्स को लेकर के गए उधर, वो दोबारा से हुए इलेक्शन और वो फिर जीत करके आ गए। अरे भाई ढींगरा जी, मुझे बताइए, आपकी पार्टी के नेता आपकी पार्टी की नीतियों से असंतुष्ट हुए, अपने विधायकों के साथ चले गए उधर, उसके बाद चुनाव भी हो गया, चुनाव में जीत भी गए। जनता नाराज होती तो दोबारा से कांग्रेस को और बहुमत दे देती। आप जनता की बात मानो, हमें मैंडेट मिला था मध्य प्रदेश में पिछली बार। अगर हमारे किसी आदमी ने तोड़ करके इनकी सरकार बनवाई तो उस आदमी का कसूर है, लेकिन जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया था। मैं ये कह रहा हूं, आपको नहीं समझ में आया तो फिर मैं नहीं। अरे ढींगरा साहब, दोबारा से बाई इलेक्शन में कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दिया, मैं ये जानना चाह रहा हूं। आयुष भाई, आप बात तो सुन नहीं रहे, अब मेरी बात पूरी तो होने दे कम से कम। ढींगरा जी, आपने कहा कि मैंडेट आपको दिया, मैं मानता हूं 18 में आप जीते मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर जो विधायक छोड़कर गए, बाई इलेक्शन में हार गए, कांग्रेस को वोट क्यों नहीं मिला फिर? सर, मैं ये इसका आकलन थोड़ी, मैं हैट्रिक की बात कर रहा हूं, आप दूसरा आकलन कर तो 18 में तो बन गई ना दोबारा सरकार, फिर हैट्रिक तो हो गई। वोट पे आ जाता हूं। 3 करोड़ 81 लाख वोट बीजेपी को मिले टोटल, हमें 3 करोड़ 90 लाख वोट मिले, इनसे 9 लाख वोट ज्यादा मिले। क्यों मिले 9 लाख वोट ज्यादा? जनता ने हम पे भरोसा जताया। हाँ, सीट वाइज हम जरूर कम हुए, जैसे कि ये कह रहे हैं कि हमारे सीट वाइज नुकसान हुआ था, सीट वाइज हमें भी नुकसान हुआ, लेकिन हमें तो ऐसे प्रवीण जी भी कह रहे हैं कि भाई अगर आप देखिए इनकी 75 से सीटें कम हो गई, लेकिन उनका वोट परसेंटेज बढ़ गया। तो ये तर्क तो प्रवीण जी ने भी दिया। उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? प्रवीण जी ने अभी बताया उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। हमारी ज्यादा आने से हमारा परसेंटेज नहीं बढ़ा। अब आपकी सीट ज्यादा आ गई तो आप कह रहे हैं आपका परसेंटेज बढ़ गया, उधर कह रहे हैं कि नहीं हमारी सीट कम आई तो हमारा परसेंटेज बढ़ गया। ये दो तरीके की बात। आयुष भाई, आप आकलन करिए, हमें 3 करोड़ 90 लाख वोट मिली, इनको 3 करोड़ 81 लाख वोट मिली। लोगों के मत को आप कम और ज्यादा रख रहे हो। और जब मैं कह रहा हूं तो मैं इसका जवाब ले लूंगा। प्रवीण जी इसका जवाब मुझे लग रहा है कल से ही दे रहे होंगे, लेकिन वो फिर से इसका जवाब देंगे। मैं प्रवीण जी के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं दीपकमल जी का रुख करता हूं। दीपकमल जी, एनडीए का तो आप लोग पार्ट हैं, ये भी हम लोग अजय चौटाला जी को भी सुन रहे थे, लेकिन अगर साथ में चुनाव होते हैं तो एक तरफ तो लोकसभा का चुनाव, वो 10 सीटें, जननायक जनता पार्टी की भूमिका, और फिर विधानसभा में अगर हम लोग आते हैं तो फिर कैसे देखते हैं आप गठबंधन को? दीपकमल जी। एक तो पहली बात ये कि हमारी पार्टी के नेताओं ने पहले से ही अपना विचार इस पर स्पष्ट किया हुआ है कि देश में जो चुनाव बार बार होते हैं, उससे जिससे बार बार आचार संहिता लगती है और बड़े लेवल पर सिक्योरिटी फोर्सेज का और अधिकारियों का मूवमेंट होता है, उसको कम करना चाहिए और जितने ज्यादा चुनाव एक साथ हो सके उतने होने चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई इकट्ठे चुनाव होते हैं तो वो सभी पार्टियों के लिए इकट्ठा होंगे और उससे फायदा नुकसान जो है वो सभी के लिए बराबर रूप से होगा। हमारी पार्टी इसके लिए पूरी तरीके से पक्ष में भी है और तैयार भी है। जब भी कोई ऐसी सूरत, कोई ऐसा फैसला होगा, उसके बाद चीजें और ज्यादा तेज कर दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल एक बात इसके साथ ये जरूर है, क्योंकि जो पहलू 7 चुनाव वाला है, उसमें अगर आप एक आकलन करें कि 90 सीटों पर हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ना हो और साथ में 10 लोकसभा का चुनाव लड़ना हो, उसमें फायदा जो हम 4 पार्टियां यहाँ बैठे हैं उनमें से किसको ज्यादा होगा? जो मुझे मेरी समझ कहती है, ये फायदा उस पार्टी को ज्यादा होगा जिसके पास ज्यादा अच्छा संगठन होगा, ज्यादा संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता होंगे और ज्यादा स्प्रेड करके अपने, अगर मान लीजिए आपके पास 1000 लोग हैं और आपको 90 सीटें और 10 लोकसभा लड़नी है और उसके मुकाबले किसी दूसरी पार्टी के पास 10,000 लोग हैं और वही 10,000 लोग फिर उन्हीं 90 सीटों पर और 10 लोकसभा सीटों पर काम करेंगे, तो जितने ज्यादा कार्यकर्ता होंगे, जितनी ज्यादा सक्रियता आपकी होगी फील्ड में और पदाधिकारी जितने ज्यादा होंगे संगठन के रूप में, वो उन पार्टियों को उसका फायदा मिलेगा। जो पार्टियां ये सोचे बैठी हैं कि कोई लहर आएगी, कोई एक चेहरे के नाम पर या किसी एक चेहरे के खिलाफ वोट पड़ जाएंगे और चुपचाप से उनको घर बैठे ड्राइंग रूम में बैठे बैठे सत्ता मिल जाएगी, उनको अगर 7 चुनाव होते हैं तो उनको डबल सेटबैक लगने वाला है। ये पक्की बात है। हमारी पार्टी, मैं मानता हूं कि सभी जिला स्तर पर हमने अपना संगठन बना लिया है, सभी हलकों में हमारी यूनिटें हैं, बूथ योद्धा हमारे पास है और अगले 3 महीने में और तेजी के साथ उस चीज को मजबूत कर रहे हैं ताकि जो हमारा एक फोकस्ड एरिया होगा,
मैं ये नहीं कहता कि हम इन 90 की 90 सीटों पर हम अपने आप को मजबूत आज के दिन मानते हैं, लेकिन जितना फोकस एरिया होगा उस पर हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, चाहे लोकसभा के साथ विधानसभा हो जाए या अलग अलग हो जाए। ये हमारी पार्टी की रणनीति है। लेकिन कल से देवकमल जी, ही चूंकि आपने पहले ही जब ये कहा कि जिसका संगठन ज्यादा बड़ा होगा या जिसके पास ज्यादा कार्यकर्ता होंगे उसके लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो सकता है, तो जाहिर है कि बीजेपी के पास संगठन के स्तर पर तो बहुत सारी फौज है। अब अगर दोनों साथ में होते हैं तो फिर तो फायदा उधर ज्यादा दिखता है। फिर आप लोग अपने आप को किस नजरिए से उसमें देख पाते हैं, या उसका आकलन फिर आप लोग कैसे करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर जो 5 राज्यों के चुनाव आए उसमें से 3 राज्यों में उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उन राज्यों में भी की है जहां के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा था, जिसको कांग्रेस पार्टी अपनी पॉकेट में डालकर चल रही थी, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की, वहां के बारे में तो कोई दो राय ही नहीं थी इनके लोगों एग्जिट के पोल मन भी में सारे कि कुछ। गलत हो गए वहां के तो। हाँ हाँ, वही वही, अगर वहां पर भी चीजें काम की हैं और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर कर दिखाया है, तो ये सभी के लिए सीखने वाली बात है। इसमें कोई ये अगर हम आंख बंद कर लेने से कोई चीजें कहीं गायब नहीं हो जाती हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम अपनी पार्टी के बारे में आश्वस्त है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, और भले ही बीच में जैसे पिछले 2-3 लेकिन दिनों देवकमल में जी, भी चर्चा कार्यकर्ता हुई। तो या बूथ लेवल पर आपके पास लोग तो उतने ही हैं, लेकिन उसको दोनों जगह मेहनत करनी पड़ेगी, लोकसभा के लिहाज से भी करनी पड़ेगी, विधानसभा के लिहाज से भी करनी पड़ेगी। तो पार्टियों के लिए थोड़ा सा ये ज्यादा एक्सरसाइज नहीं हो जाएगी? और खासतौर से वो पार्टियां जो अभी संगठन बनाने के फेज में है या जिन्होंने अभी हाल में ही संगठन को खड़ा किया, तो उनके लिए थोड़ी सी आपको नहीं लगता कि समस्या होगी? नहीं, देखिए, एक तो पूरी तरीके से हमारी क्षेत्रीय पार्टी है और पुराने कार्यकर्ता हैं जो बाय नेचर पॉलिटिकल माइंडसेट रखते हैं, उस तरीके की मेहनत करने की क्षमता और दिलचस्पी रखते हैं। और दूसरा ये कि मैंने एक चीज कहा कि फोकस्ड एक स्ट्रेटेजी के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर और सभी 90 सीटों पर आज हम बहुत मजबूत हैं और वहां पर बहुत अच्छा परिणाम एकदम से लेकर आएंगे। फोकस्ड तरीके से जब हम अपनी फोर्स को लगाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ता अच्छी मेहनत करेंगे। और मैं एक भी बात जो बीच में कह रहा था, क्योंकि बीच में फिर कोई और उस बात को कहे कि राजस्थान के चुनाव का और वहां जिस तरीके के परिणाम आए, जैसे हमारे उम्मीदवारों का प्रदर्शन रहा, उसके बारे में जहां तक बात होती है, मैं उससे भी इस बात को लेकर संतुष्ट हूं कि हमने हरियाणा के जो हमारे कार्यकर्ताओं थे उनको वहां पर भेजकर एक तरीके से आजमाया कि उनकी पार्टी के प्रति और जो पार्टी की जो नीतियां हैं या पार्टी के बारे में जो अच्छा काम करने की जो सोच है उसमें कितनी लगन है। तो हमने जितने लोगों को वहां ड्यूटियां लगाई उनमें से 100 के 100% पहुंचे, उन्होंने मेहनत की उस हिसाब से। वहां के लोगों ने जितना मान सम्मान हमें दिया, जितने वोट दिए, वो एक जरूर मंथन का विषय है। लेकिन हमें अपने कार्यकर्ताओं की जो दिलचस्पी है और जो पार्टी नेतृत्व के प्रति उनका विश्वास है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक खुशी की बात है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने चाहे सीकर में रैली करनी थी, चाहे वहां पर जाकर हमारे जो 19 उम्मीदवार लड़ रहे थे उनका चुनाव संभालना था, उसमें पूरे मन से और पूरी दिलचस्पी से काम किया। हमारी ये एक टेस्टिंग के तरीके से भी हम इसको देखते हैं कि हरियाणा में भी जब चुनाव आएंगे तो उसी जोश के साथ हमारे कार्यकर्ता मैदान में रहेंगे। रेडू साहब, अगर साथ हो जाते हैं तो चुनाव कितना तैयार इंडियन नेशनल लोकदल? पार्टी हमेशा ही चुनाव के लिए तैयार है। आप सब जानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो संगठन है वो बहुत ही मजबूत संगठन हमेशा से रहा है और आज भी है। जब भी चुनाव आता है और बिना चुनाव के इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता फील्ड में रहता है। आपने देखा लगभग 7 महीने से हमारी यात्रा निकली हुई है, लगातार चली हुई है। 5000 किलोमीटर से ऊपर का रास्ता तय कर चुके हैं, हम फील्ड में हैं और चुनाव के लिए तैयार है। और अब माहौल ऐसा बना हुआ है, जो ये अभी 5 स्टेट के इलेक्शन हुए, इस इलेक्शन का जो विश्लेषण है आपने हमसे भी ज्यादा किया होगा, हम भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से पार्टियों को जनता ने औकात दिखाने का काम किया, आम आदमी पार्टी बड़ी उछल करके बात क्या होती थी, नोटा से भी नीचे वोट देने का काम किया जनता ने। और जननायक जनता पार्टी को राजस्थान में बड़े चाव से इलेक्शन लड़ा था इन्होंने और बड़ी उम्मीद और भरोसे के साथ वहां पर गए थे। वहां की जनता ने इनको भी नकारने का काम। और कांग्रेस पार्टी का अभी आप केवल धिंगरा जी कितनी जगह हसाई करवाते रहे, लेकिन ये हकीकत है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को इन स्टेट्स में इनको नकारने का काम किया है वो सब समझते हैं, जानते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी का भी हरियाणा प्रदेश में अभी मैं मानता हूं वही हाल होने वाला है जो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में हुआ है। क्योंकि वहां तो एक 2-2 सिपाही थे जो कि आपस में खींचतान करे हुए थे, वो सचिन पायलट और गहलोत की बात हो, चाहे रमन और उसके विरोधी की बात हो,
और चाहे छत्तीसगढ़ में भी बघेल वगैरह हैं और कालू वगैरह जो थे, यहाँ तो कम से कम 4 ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की टांग खींचने का काम कर रहे हैं। तो यदि कांग्रेस अपना पुनर्विचार नहीं करती, चिंतन नहीं करती और इसको जो आपसी फूट है इसको खत्म नहीं करती और सबको साथ लेकर के नहीं चलती है, तो वहां से भी बुरा हाल कांग्रेस का यहाँ पर होना है। तो ऐसे हालात में 2 पार्टियां बसती हैं हरियाणा प्रदेश में, एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है और एक भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के हालात सबके सामने हैं। वहां पर चाहे राजस्थान और मध्य प्रदेश और 5 स्टेट जिनकी 10 सीटें हैं रेडू साहब, आप उनको काउंट ही नहीं कर रहे हैं। 1 मिनट आयुषी 5 सेकंड और लेऊंगा बस। तो वहां पर जो इन्होंने पहली बार इलेक्शन में गए बड़े बड़े जुमले छोड़ने का काम किया। इन्होंने कहा 2700 रुपए क्विंटल हम गेहूं खरीदेंगे, 450 रुपए का हम सिलेंडर देने का काम करेंगे, स्कूटी देंगे लड़कियों को और 50,000 प्रति वर्ष की नौकरी देने का काम करेंगे। इस जुमला के कहीं ना कहीं चला इनका और कांग्रेस कमजोर थी, जुमले इन्होंने फेंक दिए, इस वजह से वहां पर ये सत्ता हासिल करने में कामयाब हुए। हरियाणा प्रदेश में ये जुमले इन्होंने 10 साल पहले फेंके थे, एक भी जुमला पूरा नहीं किया। क्या कारण है कि हरियाणा के किसान को एमएसपी भी नहीं मिल रहा और वहां 2700 की घोषणा करते हैं? क्या हरियाणा का किसान इस देश का किसान नहीं है क्या? क्या उसको पैसे अच्छे नहीं लगते कि वहां 2700 की घोषणा करते हैं? तो मैं कहता हूँ 2014 से लेकर के आज तक का एरियर किसान को दे दो आप। वहां पर 450 का गैस सिलेंडर देने की बात करते हैं। हरियाणा प्रदेश क्या गृहिणियों को 450 का सिलेंडर अच्छा नहीं लगता क्या? उनका भी एरियर निकालिए 2014 से आज तक का। और इसके अलावा आज के भी अखबार में आंकड़े आए हैं कि हरियाणा प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित यदि कोई प्रदेश है तो महिलाओं के लिए वो हरियाणा प्रदेश है। शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा हाई कोर्ट ने अभी 10 दिन पहले 5 लाख का गवर्नमेंट को जुर्माना लगाने का काम किया। ये भी हिंदुस्तान का एक इतिहास बना है कि हाई कोर्ट ने शिक्षा में शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं, बिजली के कनेक्शन नहीं, हर घर में नल से जल की बात करने वाले बच्चों को पानी तक नहीं पिला रहे, वहाँ पानी के कनेक्शन नहीं है। तो ये सारे हालात हरियाणा प्रदेश में इन्होंने जो जुमले फेंके थे उसका विपरीत और भी बुरा हाल करने का काम किया। देखिए विजय जी, जिसको आप जुमला कह रहे हैं उन्हीं बातों पर तो आप देखिए 3 स्टेट के अंदर ये वापस आ गए। ये 3 स्टेट के अंदर इन्होंने अपनी वापसी कर ली है, क्योंकि यहाँ तो आप लोग सब लोग कहते थे कि भाई अब ये 3 जो स्टेट के चुनाव हैं ये 24 का सेमीफाइनल है। अब मुझे ये बताइए कि अगर एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो एक तरफ तो केंद्र की योजनाओं का जिक्र होना शुरू हो जाएगा और फिर प्रधानमंत्री कहेंगे मैं हरियाणा के अंदर ये गारंटी देता हूं, फिर करेंगे क्या आप लोग? हेलो रेडू जी, आपसे सवाल है। हाँ, दोबारा रिपीट करना प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी अगर आ गए और उन्होंने कहा भाई केंद्र के नाम पर मुझे वोट दो, केंद्र की योजनाओं के नाम पर, और हरियाणा विधानसभा के चुनाव के लिहाज से भी कह देंगे कि मैं ये गारंटी दे रहा हूं आपको, फिर क्या करिएगा आप? देखिए, विधानसभा का और लोकसभा का इलेक्शन बिल्कुल सेपरेट इलेक्शन है। सेपरेट मुद्दे होते हैं, सेपरेट लोगों की धारणाएं होती हैं। मैं कहता हूं कि हमारी क्षेत्रीय पार्टी है, हम हरियाणा प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ेंगे और लोकसभा का भी इलेक्शन हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। लोकसभा के लिए जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, इसलिए हम वहां तो उनके पास दोनों ही जगहों पर चेहरा मोदी का है ना। वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो तब भी मोदी चेहरा है उनके पास, लोकसभा का है तो मोदी ही चेहरा उनके पास, फिर क्या करिएगा आप? नहीं, मैंने बताया ना, विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा वहां चल गया, उन स्टेट में चला है, हरियाणा प्रदेश में नहीं चलेगा। ठीक है, प्रवीण जी। देखिए आयुष भाई, मेरे को तो एक बात समझ में आ गई कि विपक्ष के जो हालात इतने बुरे होते हैं, चुनाव में जनता इनको नकारती है। कई कारण है, क्योंकि एक तो इनका पहले का कुशासन बहुत बड़ा कारण है। उसके साथ साथ जो मुझे समझ में आता है, एक कारण ये है कि ये झूठ की राजनीति करने का प्रयास करते हैं, लगातार झूठ बोलने का कोशिश करते हैं। इनके नेता भी बोलते हैं और प्रवक्ता भी यहाँ बैठे बोल रहे हैं। अब देखिए, एक आईएनएलडी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि साहब देखिए अभी रिपोर्ट आई है जिसमें महिलाएं हरियाणा में सबसे असुरक्षित बताई गई हैं। अब जिन लोगों ने वो रिपोर्ट पढ़ी होगी, क्या वो हंस नहीं रहे होंगे इनकी झूठ पे? राजस्थान के बारे में एनएचओ की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया कि राजस्थान में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित है, हरियाणा का नाम भी नहीं। लेकिन रेडू साहब को झूठ बोलते हुए 2 मिनट लगे, उन्होंने झूठ बोल दिया। इनको लगता है कि शायद जनता को पता ही नहीं होगा उस रिपोर्ट का। भाई लोग अखबार पढ़ते हैं, रिपोर्ट पढ़ी होगी लोगों ने। उसके बाद एक झूठ और बोल दिया कि साहब देखिए हरियाणा के किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है। अब हरियाणा का किसान सुन के हंस रहा होगा, जो ये खुद को किसानों की पार्टी बताने वाले इतना बड़ा झूठ अगर बोलेंगे तो किसान हंसेगा नहीं तो क्या करेगा?
हरियाणा प्रदेश तो वो प्रदेश है जो धान और गेहूं के अलावा अन्य 12 फसलों पे किसान को एमएसपी का लाभ दे रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं हरियाणा किसान को तो एमएसपी नहीं मिल रही है। फिर एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या झूठ बोला कि देखिए साहब ऐसा है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं दी इन्होंने, तो क्या किसान हंस नहीं रहा होगा कि साहब 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, आप 2014 तक सत्ता में रहे हैं, देश में भी और प्रदेश में भी, आपने क्या किया? और जिन्होंने किया उनके ऊपर आप झूठ बोल के ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब आपने तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ही नहीं लागू की है, जबकि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन कह चुके हैं कि इस सरकार ने मेरी रिपोर्ट में काम किया, उसके बावजूद ऐसा झूठ बोल रहे हैं। तो इन लोगों को लगता है कि शायद झूठ की रानी। अच्छा, एक और बड़ी चीज, मैं तो हैरान हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता को पता नहीं किस तरह से, कांग्रेस के लोगों की टीम क्या है, किस तरह का झूठ बोल समझा के प्रवक्ता को भेज देते हैं। यहां बैठ के बोल रहे हैं कि साहब इन 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को तो 3 करोड़ 90 लाख वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ 81 लाख वोट मिले। ये बोल रहे हैं यहां बैठ के। बच्चा भी इस मैथमेटिक्स को समझता है कि तीनों प्रदेशों में वोट प्रतिशत, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर नंबर ऑफ वोट्स की मैं नहीं बता सकता, प्रतिशत अगर आप बात करेंगे, उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले 10% ज्यादा मत मिला लगता, राजस्थान में मत प्रतिशत ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में मत प्रतिशत नहीं, लेकिन प्रवीण जी अगर परसेंटेज ज्यादा है तो काउंट कम कैसे हो गया? ये तो झूठ बोल रहे हैं ना इनको, मैं वही तो कह रहा हूं, इनको समझा के गलत भेजा गया। मतलब कुछ भी झूठ बोल तो चल जाएगा, ये सोच रखी है इन्होंने, तो भी कुछ भी झूठ व्हाट्सएप से चलते हैं ढींगरा जी, WhatsApp से व्हाट्सएप देखते हैं और उस पे बोल देते हैं बस। अब देखिए सबसे बड़ी बात, हम जो ये दावा कर रहे हैं आयुष भाई, ऐसे हवा में बात नहीं हो रही है। जो सर, अब देखिए ढींगरा साहब ने झूठ बोला कि साहब देखिए चावल घोटाला हो गया, साहब बंदर बांट हो गई। भाई आपकी सरकार के तथ्य तो सामने है, कोर्ट में आपके भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, आप उन केसों की तरीके भुगत रहे हैं। आप वर्तमान सरकार के ऊपर एक झूठ फेंक के ये सोचते हो कि आपका झूठ चिपक जाएगा, आज तक ही नहीं चिपक सका, इसीलिए इनके पास एक मुद्दा नहीं है सरकार के खिलाफ। नहीं, लेकिन प्रवीण जी, इन लोगों का, विपक्ष का कहना यह है कि देखिए उन प्रदेशों से हरियाणा की स्थिति अलग है और इसलिए हरियाणा के अंदर जो अभी की मौजूदा स्थिति है उसमें ये आश्वस्त हैं कि वो लोगों को कन्विंस कर लेंगे और वो उनके पक्ष में वोट करेंगे। भाई आपको याद होगा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजस्थान में जब चुनाव चल रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शायद ऑब्जर्वर या कुछ लगाया था, वहां पे उनका बयान आप निकाल लीजिए, क्या बोल रहे थे हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा क्या बोल रहे थे जब वो प्रचार के लिए गए थे? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम तो राजस्थान में कमाल कर देंगे। वो तो ये भी कह रहे थे कि हरियाणा के साथ बॉर्डर लगता है राजस्थान का और हरियाणा के नेताओं का तो बहुत बड़ा प्रभाव है, और वो अपने नेताओं का प्रभाव मान रहे थे बस। लेकिन जब नतीजे आए तो आपके सामने नतीजे हैं, क्योंकि झूठ की राजनीति नहीं चलती। कब तक झूठ बोल के काम चलाओगे आप? जनता को याद है हुड्डा साहब के 10 साल की सरकार, और आज भी लोग उस 10 साल की याद करके घबरा जाते हैं आयुष भाई। जिस तरह के हालात उस वक्त हरियाणा प्रदेश में थे, राजनीतिक संरक्षण के अंदर जो गैंगस्टर हैं वो जेलों से ऑपरेट करते थे, ये हालात थे हरियाणा प्रदेश के। किसानों की 70,000 एकड़ जमीन साहब सीएलयू के नाम पे बिल्डरों को रिलीज कर दी थी, ये हालात है। प्रदेश के संसाधनों की लूट का सबसे बड़ा उदाहरण तो ये जेल वाला मामला है, पंचकुला का इंडस्ट्रियल प्लॉट वाला मामला हमारे सामने उदाहरण है, कैसे अपने चहेतों को बांटे हैं प्रदेश के संसाधन। युवाओं की नौकरी, 12 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं हुड्डा साहब की, कोर्ट ने। ठीक है, लेकिन प्रवीण जी, पिछली बार आपका परसेंटेज भले बढ़ा लेकिन सीटें कम हो गई थी, और इस बार आपको क्यों लग रहा है, आप आश्वस्त हैं कि नहीं इस बार आपका प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर हो जाएगा? जी मैं बताता हूं, देखिए ऐसा है कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक पहुंचा है और पारदर्शी तरीके से पहुंचा है, घर बैठे पहुंचा है, वो एक बहुत बड़ा कारण है आयुष भाई। क्योंकि जब पहले इनके समय में क्या होता था, लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब मनोहर जी ने दफ्तर, दस्तावेज और दरखास्त से तो मुक्ति कर दी है, आपको अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। जब परिवार जिसको आप बता रहे हैं कि जिसको आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताते हैं, विपक्ष तो कहता है ये पोर्टल के चक्कर में आपने लोगों को उलझा दिया, आपको कोई भी चीज कही जाती है, हर चीज के लिए एक पोर्टल बना देते हैं। भाई जनता उलझ गई उसके बीच में। अब तो हुड्डा साहब के बयान बदल गए आयुष भाई, अब ताजे बयान सुनना उनके। अब वो कहते हैं कि नहीं जो पोर्टल ठीक है उसको तो रखेंगे, अब बयान बदल गए। क्योंकि जब उनको जमीन पे जाके उन्होंने देखा ना कि कैसे जनता को लाभ मिल रहा है पोर्टल का, तो उनके बयान बदलने शुरू हो गए। अब देखिए, परिवार पहचान पत्र एक ऐसी योजना कि घर बैठे 1,40,000 वृद्धों के एक क्लिक से बुढ़ापा पेंशन बन गई, 14,000 विकलांगों की पेंशन बन गई। पहले क्या होता था, 60 साल की उम्र हो जाती थी, दफ्तर में जाओ, आयु प्रमाण पत्र दो, आय प्रमाण पत्र दो, तब आपकी बुढ़ापा पेंशन बनेगी। लेकिन अब कुछ भी नहीं है, घर बैठे जैसी आपकी उम्र 60 से ऊपर हुई, ऑटोमेटिकली आपकी पेंशन लग गई। 397 ऐसी योजनाएं और सेवाएं हरियाणा सरकार की जो परिवार पहचान पत्र से अटैच की, और 45 लाख लोग उन योजनाओं का लाभ अब तक परिवार पहचान पत्र से ले चुके हैं आयुष भाई। हरियाणा प्रदेश के किसान को जिस तरह से हरियाणा के अंदर अगर फसल खराब हो जाती है और जैसे मुआवजा मिलता है, आप पूछ के देखिए किसान से,
हुड्डा साहब ने 10 साल के अंदर कितना टोटल मुआवजा दिया था, कभी ढींगरा साहब से पूछिएगा। मात्र 1100। ढींगरा साहब तो जिन किसानों से मिलते हैं वो तो इनका ये मानना है कि भाई उनको तो एमएसपी भी नहीं आप देते हैं, आप किसानों के लिए कुछ करते नहीं, उनको तो आंदोलन पर बैठना पड़ा। बहरहाल ठीक है, मैं ढींगरा जी से ही सवाल पूछ रहा हूँ। ढींगरा जी 3 स्टेट के जो चुनाव हुए हैं, 3 स्टेट के जो चुनाव हुए हैं वहां पर हम लोगों ने साफ तौर पर देखा, और जो कारण अभी दिख रहा है, एक तरफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच की जो रार थी वो दिखी हम लोगों को कैसी रही। फिर हम लोग आ जाते हैं राजस्थान में, तो फिर गहलोत और सचिन पायलट के बीच में क्या चल रहा था वो खुल करके सब लोगों ने देख लिया। और छत्तीसगढ़ में चले जाइए तो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में क्या हो रहा था वो भी हम लोगों ने देखा। अब हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आ जाइए, यहां भी आप देखिए किस तरह की गुटबाजी है। क्या इसको दूर कर पाएंगे? और अगर नहीं करेंगे तो फिर वही ना हो जो उन 3 स्टेटों में हो गया। अभी तो आप कह रहे हैं कि आप सरकार बना लेंगे, लेकिन इसका क्या हल ढूंढा है आपने? ढींगरा जी। आयुष जी, पहले तो मैं इन्होंने जो बड़े जोर से बोला, झूठ बोला, मैं इसके ऊपर आता हूं। इन्होंने कहा कि झूठ बोला हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट पे। क्या C2 फॉर्मूला हरियाणा के किसानों को मिल गया? ये सवाल इनसे पूछे और जनता से भी पूछे, किसानों से भी पूछे। इसमें मैंने क्या झूठ बोला? C2 फॉर्मूला मिला या नहीं? दूसरा झूठ, दूसरे की जो एक मिनट भाई, एक मिनट पूरे एक मिनट भाई, एक मिनट। आप इतना बोले, मैं सुन रहा था। दूसरी झूठ की ये बात कर रहे हैं, वोट की। मैं कह रहा हूं 5 स्टेटों के अंदर आपका बड़ा प्रबुद्ध चैनल है, इंडिया न्यूज चैनल का कोई वो नहीं है, सबसे नंबर 1 चैनल है आपका हरियाणा का। अगर आप इस चीज का आकलन अभी कर ले। अरे अभी 3 स्टेट की बात कर रहे थे भाई, 5 स्टेट की बात आ गई। अभी अपने का झूठ पकड़ा जाएगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, 5 स्टेटों का आकलन करें, इनको 3,81,000 वोट, 3 करोड़ 81 लाख वोट मिले, और हमें 3 करोड़ 90 लाख वोट मिले। कलाकारी समझ में आई आयुष भाई, कलाकारी समझ में आई। अब ये क्या कर रहे हैं आयुष भाई? सुनो, इन्होंने बीच में बोला। नहीं ठीक है, मैं समझ गया प्रवीण जी, ठीक है। हाँ, आपने मेरे को झूठा कहा ना, एक मिनट, आपने झूठा बोला ना। अब मैं अपना झूठ का ही तो नहीं बिल्कुल ठीक है। हाँ ढींगरा जी, आप लोग बड़े सफाई से दूसरे को झूठा ठहराते हैं। अरे अभी तो वो 3 प्रदेशों की बात हो रही थी भाई, डिबेट ही 3 प्रदेशों से मांग कर रहा हूं मैं, चैनल से मांग कर रहा हूं। 2 चीजों का कलाकारियां ये करनी क्लैरिटी दे दीजिए। आप मैं इनका स्वीकार कर लूंगा। आप 2 चीजों की क्लैरिटी दीजिए। स्वीकार करो। एक मिनट अपने भाई के मत को सम्मान भाई सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए आप। अपने भाई सुनिए, अगर आप ऐसे करोगे तो मैं बीच बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूं, इनके सिर्फ 2 झूठ की बात मैं इनको अभी फिर दोबारा बोल रहा हूं। इन्होंने स्वामीनाथन का C2 फॉर्मूला लागू कर दिया। आयुष भाई आप बताना, और दूसरी बात चेक करके, और दूसरी बात यह बताना कि 5 स्टेटों के अंदर नहीं 3 की बात की थी ना आपने, 3 में आप, अब 5 हो गया तो ठीक है, चलिए। अब 1 में तो आप जीते ही हैं भाई, 1 में तो आप जीते ही हैं। तेलंगाना तो आपने जीता है। सारे झूठ हमारे, अगर इनका झूठ होता। प्रवीण जी स्वामीनाथन पे जल्दी से रिएक्ट करिए। देखिए ऐसा है, स्वामीनाथन बता रहा हूँ आयुष भाई, आपका चैनल है। अरे भाई जवाब तो लेने दीजिए ढींगरा साहब, और जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। जवाब तो ले लो ना आयुष भाई। अरे नाना क्या आपने सवाल पूछा? अरे ढींगरा जी आपने सवाल पूछा, उसी का जवाब दे रहा हूं। इन्होंने मुझे झूठा बोला, मैंने बोला इन्होंने 2 पॉइंट बोले, दोनों पॉइंट पे ये झूठे हैं। अरे मैं बता रहा हूं, अगर मैं झूठा हूं आप कैसे ढींगरा जी आप सुनोगे अगर ये यही बात नहीं ठीक है। अब झूठा कौन है सच्चा कौन है ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी। मैं कोई जज नहीं हूं, ना मैं इसका कोई फैसला करने वाला हूं, मैं जनता पे छोड़ता हूं। बहरहाल मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो 3 राज्यों में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, एक जगह पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, और एक राज्य में आपने देखा कि वहां की जो रीजनल पार्टी उसने अपनी सत्ता में वापसी की। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो चुनावों के रिजल्ट आए हैं, ये हरियाणा के विधानसभा चुनाव और लोकसभा के 2024 के चुनावों को कितना प्रभावित करेंगे और उसका इंपैक्ट क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।